देखें बच्चों, वो कहते थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नंबर वन, सम ऑफ डिजिटल मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिव हायर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स। क्या ये बात ठीक है कि गलत है? बोलो बोलो बोलो। क्या सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस से पहले सालों में आंसर ज्यादा आता है? और कैसे आता है? सम ऑफ डिजिटल मेथड से भी आता है। स्टेट मेथड एंड सम ऑफ डिजिटल मेथड कंप्यूट डेप्रिसिएशन ओवर इकोनॉमिक लाइफ। हाँ जी, स्टेटमेंट नंबर टू। दूसरी स्टेटमेंट में क्या मसला है? इकोनॉमिक लाइफ नहीं होना चाहिए था, यूजफुल लाइफ होना चाहिए था। समझ लगी है? तो लाइफ दो तीन तरह की होती है। हमने जो भी फार्मूले पढ़े उसमें यूजफुल लाइफ लिया है कि इकोनॉमिक लाइफ लिया है? यूजफुल लाइफ लिया है। तो हम कहेंगे ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। समझ आ रही है? इस तरह के सवाल आपको पेपर में आने हैं। Which of the following statement is are correct? Number one, depreciation commence in straight line and sum of years method when the asset is available for use. Sum of direct cost should exceed sum of indirect cost. अच्छा जी, अब बच्चों ये बात तो ठीक है, इसके बारे में कंफ्यूजन है। बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट से क्या मुराद है कि डायरेक्टली जो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है ना, जिस तरह से परचेज प्राइस है, ठीक हो गया ना, और और बाकी जो खर्चे एसेट को चलाने के लिए या एसेट को इंस्टॉल करने के लिए होते हैं उसको क्या कहते हैं? वो डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये होती है कि भाई आप वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते उसको, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और तरीके से इन्वॉल्व हो रही होती है। मतलब कोई और बंदे के आप ऊपर खर्चा कर रहे हो और फिर वो बंदा जो है वो एसेट पे खर्चा कर रहा है। बात समझेगी नहीं? तो अगर इस तरह कोई मसला, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग आपने बनाई है, बिल्डिंग पे ईंटें, सरिया, बजरी, सीमेंट, रेत, ये सारा कुछ इस्तेमाल हुआ, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। पाँच सौ लगे, लेकिन उसको अब चलाना है या मेंटेन करना है, उसके ऊपर जो खर्चे करेंगे वो कौन से खर्चे होंगे? इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। अब लॉजिकली तो यही होता है कि नॉर्मल हालात में डायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है हमेशा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमेशा ही होती है, कम होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। समटाइम इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है और डायरेक्ट कॉस्ट कम। समटाइम मतलब 99 पे से मतलब 100 में से 99 केसेस में डायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो और डायरेक्ट कम हो। एग्जाम्पल हम उसकी लेते हैं, जिस तरह से बच्चों कपड़ा है, कपड़ा आपने लिया, दर्जी से सिलवाया, मेन जो चीज़ है वो सूट है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। कपड़ा मार्केट से लेके आएंगे, दर्जी को देंगे, दर्जी उसके ऊपर काम करेगा, उसको उसकी सिलाई कढ़ाई के पैसे दे देंगे, ठीक हो गया, कपड़ा पहन लेंगे। तो कपड़ा क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। दर्जी की सैलरी क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। अब लेकिन जो दर्जी ने धागा लगाया, वो धागा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि धागा आपने परचेज नहीं किया उससे, आपने उससे क्या चीज ली है? कपड़ा लिया है। मेन कंपोनेंट क्या है कॉस्ट का? कपड़ा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है कि वो जो कपड़ा है, वो जो सूट आपने लिया है, उस सूट में सूट की कीमत से ज्यादा कोई और चीज लगी हो। बात लगी है? बटन। तो कपड़ा इतना महंगा नहीं था जितने महंगे क्या थे? बटन थे। जितना महंगा धागा था। यहाँ तक की बात लगी। समटाइम ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट ही ज्यादा होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमेशा कम। यहाँ तक की बात लगी। तो इसके ऊपर कंफ्यूजन है। अगर आप बोथ और करेक्ट भी मान लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने ऑलवेज नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है? शुड। ठीक है जी। मतलब नॉर्मल हमारे फिनोमेना में, नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन में ऐसे ही होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होती है। वरल विच वन इज इनकरेक्ट? अच्छा याद रखिएगा बच्चों, अब पॉइंट ये है कि ये सर, ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये 9 है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आई कैप क्या कर रहा है? डिप्रेशन का चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन एक पॉइंट उठाएगा और एक चैप्टर नंबर 8 का पॉइंट उठाएगा और वो एमसीक्यूज बना देगा। बात सुन लीजिए, जब आप पेपर में जाएंगे तो आपने सारे चैप्टर पढ़े होंगे। अगर वो एक स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 4 से और दूसरी चैप्टर नंबर 10 से उठा के सवाल बना दे
होना चाहिए ना। अभी तो आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी या ये समझी नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना। ठीक है जी। तो ये फाइनल लेवल के क्वेश्चन हैं कि भाई पेपर में आपको डिफरेंट चैप्टर्स की स्टेटमेंट उठा के एक ही सवाल में डाल देगा। पहले चैप्टर नंबर 6 में सोचो, फिर अचानक जंप मारो चैप्टर नंबर 8 में पहुंचो और उसमें सोचो कि बात ठीक है कि गलत है। ठीक है जी। तो आई कैप ऐसी हरकतें करता है, वो 2-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन को मिक्स करके, स्टेटमेंट को मिक्स करके सवाल बना देता है। नहीं समझ रही बात। ठीक है जी। विच वन इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पे फोकस करना है आपने ध्यान से। ऑल आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मस्ट बी डेप्रिशिएटेड। क्या नो सर, वो क्या पूछ रहा है? तो ये क्या है? तो फिर तो यस सर होना चाहिए। खोते हो, ये तो मसला है आपका। तो सवाल तो ये ध्यान ना नहीं समझते। उसने कहा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान नाल, ध्यान नाल। ठीक है। तो ये कहना मेरा सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, तो पता लगे वही गलत होया है। तो ध्यान से समझना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। नहीं समझ आ रही? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, depreciation should commence in straight line method when asset is available for use। समझ नहीं आ रही की कहना है? हाँ जी, ठीक है जी। सवाल के लिहाज से गलत है, शाबाश। मतलब क्या है कि दूसरे वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमने कौन सी ढूंढनी है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन से वाली है? समझ लगी बात? तो ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे? ओनली वन इज इनकरेक्ट। अब देखो बहुत सारे सवाल ऐसे जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं पूछी उसने। ऐसी है ना। एक दो सवाल हमने कल देखे जिसमें कैलकुलेशन थी, बहुत सारे सवाल ऐसे ही गुजर गए हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन आपको आने, नहीं 50 नहीं आने, 40 आने। 40 में से मैक्सिमम 10 से 12 ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन होगी। बाकी 25 से 28 तक सवाल ऐसे होंगे जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाकी सवाल इस तरह नहीं होने सारे। और कैलकुलेशन वाले सवाल बच्चे कर लेते हैं, फंसते कहाँ पे हैं? ये वाले सवालों में इनकरेक्ट ढूंढ रहे थे कि करेक्ट ढूंढ रहे थे, यही नहीं पता चलता। और समझ आ रही है? नहीं समझ आई? आप अपनी एफएससी की मार्कशीट देख लो, हर वो पेपर, हर वो सब्जेक्ट जिसमें कैलकुलेशन थी उसमें आपके ज्यादा नंबर है, और हर वो पेपर जिसमें थ्योरेटिकल सारा एरिया था उसमें नंबर कम है। चाहे वो आपकी पैदाइशी लैंग्वेज ही क्यों ना हो, वो लैंग्वेज जो बचपन से बोलते आ रहे हैं उसमें नंबर कम है, बायो में नंबर ज्यादा है, मैथ में नंबर ज्यादा है। ऐसी है। और मैथ थोड़ी पैदाइशी लैंग्वेज थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अलजबरा आंदा है। इंटीग्रेशन करा लो, डेरिवेटिव करा लो, मसला ही कोई नहीं। मिर्जा गलब की कहता ही पता नहीं, अलामा इकबाल की कहता ही पता नहीं, कुछ कहता होएगा, सानू की पता है। साढ़े जम्मन तो पहले दी गल्लां ने। और ठीक है, कायद आज़म के 14 निकाल क्या थे पता नहीं, ये तो आज तक नहीं समझ आई। हालांकि सिर्फ 14 सी। सोचो अगर 50-60 होंगे तो कभी पास नहीं सी होना। ठीक है जी। तो ये उसने आप लोगों पे तरस खा के 14 निकाल बनाए थे, वरना दिमाग में पॉइंट तो बड़े थे। और समझ आ रही बात है? तो कायदे ने सोचा होगा उस वक्त कि यार ये जो आज कल के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये कल को जब बड़े होंगे तो ये 14 निकात याद कर लेंगे, क्योंकि 50 तो याद नहीं कर सकेंगे, 14 के तो कर ही लेंगे। अब वो आज जिंदा होते तो अड़ेल भेज कि जहां पे लिखा था मुंबई को सिंध से लैदा किया जाए, वहां पे आपने लिखा था दुबई को जद्दे से लैदा किया जाए। कह रहा था बेड़ा गर्क हुआ है, सारे जोग्राफी बदल गए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन थर्ड ईयर। अभी आ गया बच्चों कैलकुलेशन वाला सवाल। किस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है? तीसरे साल की या 3 सालों की? अंग्रेजी में फर्क समझ आ रहा है? 3 सालों की या तीसरे साल की? और नजर आ रहा है ना?
ऑफ एन एसेट फ्रॉम यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है, रेजिडेंट वैल्यू गिवन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट 20% है। आफ्टर 2 years, कंपनी शिफ्टेड इट्स मेथड टू स्ट्रेट लाइन with revised useful life, with revised residual value of 3 million and remaining life of 6 years. बेसिकली इसमें क्या हो रहा है बच्चों? चेंज इन एस्टिमेट। क्या क्या चेंज हो रहा है? मेथड भी चेंज हो रहा है और रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है और लाइफ भी चेंज हो रही है। ठीक है, कि हमने तीनों इकट्ठे पढ़े हुए 3 सवाल में। एक उन्हें लग रहा तो भी पड़े ना, लेकिन अगर तीनों इकट्ठे चेंज हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे? आई कब उस तरह का सवाल बनाया, ट्राई करो तो शाबाश। बढ़िया काम चेंज भी कर रहे हैं इसमें से तरफ निकाल अभी आपने चेंज करा है अपने मुंह तो चेंज मिल रहा है। हां मैडम ये ऐसी बात मैंने भी अभी हो गई क्या चल रहा है? 12 आया। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी है जी? 40। कब लिया था? रिमेनिंग वैल्यू, लाइफ, मेथड कौन सा है? तो बच्चों 2015 की डेप्रिसिएशन क्या आएगी? 40,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने साल गुजरे? 6 साल। अगर बच्चों में सीधा सीधा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधी सीधी 6 सालों की डेप्रिसिएशन इकट्ठी आ रही, या मुझे हर साल की रहते रहते कैलकुलेट करनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन मेथड का फायदा ये है, चूंकि उसमें हर साल की आंसर क्या आएगा? सेम। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6 सालों की डेप्रिसिएशन इकट्ठी आ रही। समझ आ गई? तो टोटल डेप्रिसिएशन 2020 तक कितनी आ रहेगी? 18,000। अब आपने निकालनी है रिमेनिंग कॉस्ट। रिमेनिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 40 में से 18,000 वैल्यू गिर चुकी है, पीछे क्या रह गया? 22,000। क्या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो चुकी है? उसने नहीं बताया, सिर्फ एक चीज उसने चेंज बताया, लाइफ में चेंज आया है। तो इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू अभी भी 10 ही होगी। अब नीचे डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। 8 से नहीं करेंगे क्योंकि ये रिमेनिंग लाइफ नहीं है, ये तो टोटल लाइफ है। नीचे टोटल लाइफ नहीं आनी, कौन सी लाइफ आनी है? रिमेनिंग लाइफ। अब कितने साल की जिंदगी गुजर चुकी? 6 की गुजर चुकी। तो पीछे कितने साल रह गए हैं? 2 साल। ये थोड़ा से अंग्रेजी के वर्ड में हेरफेर करता ही क्या? नहीं बात समझ लगी? कि कभी वो कह देता है रिमेनिंग लाइफ और कभी वो कहता है टोटल लाइफ। तो समझ आ जाएगा वो क्या कर रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि अब रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, वो कहता है टोटल लाइफ 10 थी, अब टोटल लाइफ 8 है। तो हमने डिनोमिनेटर पे टोटल लाइफ तो नहीं लेनी होती, हमने डिनोमिनेटर पे क्या लेना होता है? रिमेनिंग लाइफ। तो फिर वो हमें खुद कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। कभी सवालों में सीधी सीधी बता देगा 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो ना बताए तो अकल आ जानी चाहिए कि ये कैसे निकलेगी। हजम शुद्ध। तो बच्चों देखो, डेप्रिसिएशन का जो हमने पहले दिन मेथड पढ़ा था, जो फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला अभी तक चेंज हुआ है? फार्मूला चेंज नहीं हुआ। पॉलिसी कोई चेंज हुई है? आज तक कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। जस्ट अंग्रेजी की जो वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, सवाल इंटायरली न्यू बन जाता है। लेकिन इससे हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो चेंज नहीं होती। अब कमाल अंग्रेजी का है, फार्मूला सबको आता है, फार्मूला सबको आता है, पास होने वाले को भी आता है और फेल होने वाले को भी आता है। ये नहीं कि जो बच्चा फेल हो गया उसको फार्मूला नहीं आता था, फार्मूला उसको आता था। मसला उसके साथ क्या होगा? उसको सवाल समझ नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, ये मसला होगा। अब जिस बंदे की अंग्रेजी अच्छी होगी वो पेपर पास कर लेगा। पॉइंट समझ लग गया? आप में से मैं किसी बच्चे के बारे में ये नहीं कह सकता कि उसको फार्मूला ही नहीं आता होगा।
फार्मूला नल्ले से नल्ले बच्चे को भी आता होगा, क्योंकि फार्मूला तो पहले दिन ही पढ़ के हमने खत्म कर दिए थे। ठीक है, इतने दिन फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर फार्मूला पढ़ लिया था तो फिर इतने दिन से टॉपिक क्यों घसीट रहे हैं? वो इसीलिए घसीट रहे हैं कि अगर आई कैप कोई लैंग्वेज थोड़ी सी कोई वर्ड आगे पीछे कर दे तो आपको पता चल जाए कि यार ये आई कैप यहाँ पे क्या हरकत कर। तो ठीक है, अब पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, इन आउटपुट मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन विच बेसिस। आउटपुट मेथड मैंने आपको बताया था, मशीन आर मेथड का दूसरा नाम मैंने लिखवाया आपको, प्रोडक्शन आर मेथड, और एक और नाम भी लिखवाया था आउटपुट मेथड। तो आई कैप नाम भी चेंज कर सकता है। आपने चूंकि एक ही मेथड का नाम फर्ज के लिए पढ़ा हो, मशीन आर मेथड सर ने लिखवाया था, और आप ढूंढते रहे सर तो सर पढ़ाया नहीं तुसी, तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, मशीन आर मेथड का ही दूसरा नाम क्या है? आउटपुट। तो किस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बच्चों? जितना वो इस्तेमाल होगा। इसका मतलब अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो जीरो डेप्रिसिएशन। क्या स्ट्रेलर मेथड में भी ऐसा ही होता है कि अगर इस्तेमाल नहीं हुआ? ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब कोरोना का साल था, सारा साल फैक्ट्रियां बंद रही, तो जो जो कंपनियां स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही थी वो तो अपने प्लांट को क्या करेंगी? डेप्रिशिएट करेंगी। लेकिन जो कंपनियां आउटपुट मेथड फॉलो कर रही थी वो डेप्रिशिएट नहीं करेंगी। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में आई कैप दो चीजें टेस्ट कर रहा है। नंबर वन, कि आप, हाँ सिर्फ एक ही चीज फिलहाल टेस्ट कर रहा है, अगले में दो टेस्ट करेगा कि भाई कौन कौन सी चीजें कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा बनती। क्या ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो बच्चों इसका आंसर आपका आना चाहिए। आंसर मैं छुपा रहा हूं फिलहाल, आप अपना आंसर खुद निकालो। यही तो चीज है, थोड़ा सत्यानाश। चलो, हाँ, दो तो आ गए। 'सोते हो गया जी? क्या करेंगे बताएं जरा। 8.5 मिलियन सीधा सीधा आएगा, ऐसे ही है। ये पैसे हमने देने हैं उस सप्लायर को जहां से हमने मशीन उठाई, ठीक है जी, ये पैसे उसकी जेब में जाने। ओके, अब फिर उसके बाद कराची में बंदरगाह पे जब ये मशीन आई होगी, इंपोर्ट वालों को पैसे देने कितने? 6,80,000। कैसे निकला? 8% किसका लेंगे? 8.5 मिलियन। फिर वहां पे कस्टम वाले भी बैठे होंगे, ठीक है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस से मुराद है कस्टम ड्यूटी। 5% परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। अब 5% उन्होंने भी लेना है। 5% किसका लेंगे? 5% किसका लेंगे? इसी का लेंगे। क्या आंसर आएगा? 4,25,000। और समझ लगी बात? अब रिफंडेबल टैक्सेस ये नहीं आने, क्यों नहीं आने? क्योंकि वो पैसे जो अभी दे रहे हैं 15 दिन बाद वापस मिल जाएंगे, वो खर्चा ही नहीं है। ठीक है जी, वो खर्चे की डेफिनेशन भी पूरा नहीं उतरता। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितना है जी? आएगा कि नहीं आएगा? 2,40,000। और कैरेज इनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैरेज इनवर्ड से क्या मुराद है? कराची से लाहौर तक लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। हजम शुद्ध? हाँ जी। हाँ हाँ, क्यों?
देखो ना, ये जो 5% ले रहे हो, किसका ले रहे हो? 8 से 5 मिलियन के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी शामिल है, तो यही तो कह रहा है एक्सक्लूड। क्या 8 से 5 मिलियन के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी ऐड की थी? तो उसने कहा आपने 5% उस वैल्यू का लेना है जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी शामिल ना हो, तो 8 से 5 मिलियन के अंदर शामिल नहीं है। अंग्रेजी, मसला सारा अंग्रेजी का। ठीक है, हर किसी को पता है क्या क्या आना, क्या क्या नहीं आना। असल स्यापा क्या है? अंग्रेजी का। सीधी सी बात। हाँ जी, टोटल करें। 10.295 मिलियन। क्या ये बात सबको समझ आ गई? दोबारा करें जी सवाल। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम है। करो जी। हाँ भाई, हो गया जी। क्या आंसर आया? अच्छा, मैं कर देता हूँ। और क्या आंसर आता है? सबका आंसर आ गया? किसी एक का गलत हुआ हो तो बता दें। तो समझ आ गया ना? थोड़ी सी अंग्रेजी का हेर फेर है बस। ठीक है जी। तो बच्चों ऐसा ना हो कि आप कहें जी ऐसा सवाल पेपर जाना है, अच्छा रटा डालो 10.295 मिलियन, रटा ला के चलेगा। अंग्रेजी नहीं आती, आंसर तो आंदा। ठीक है जी। तो नाल ही उन्हें ऑप्शन चेंज कर देनी है, तो ऑप्शन बन जाएगी डेल्टा। हाँ जी। है। हाँ, तो स्टेटमेंट उत्तर थल्ले कर देगा। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਉਹਨੇ 2 ਨੂੰ 1 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ अच्छा जी, which of the following cost is capitalized? Number 1, interest paid on loan। ये बैलेंस शीट में जाता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये तो एक्सपेंस है। पहला लेक्चर याद करो, पहला लेक्चर कर्जा लिया था, याद है? उस कर्जे के ऊपर सूद पे किया था, वो सूद कहाँ रिकॉर्ड हुआ था? तो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हुआ था, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता। मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, पहला लेक्चर, बिजली का बिल कहाँ लिखा था? एक्सपेंस में डाला। एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स, ये भी क्या है? टैक्स। कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट, अभी पढ़ा है कि प्लांट को कराची से लाहौर तक लाने के लिए जो ट्रक करवाया था, उस ट्रक वाले को जो पैसे दिए जाएंगे वो एसेट की कॉस्ट में शामिल। लेकिन अगर उसी ट्रक ड्राइवर को कहा जाए, उसी ट्रक ड्राइवर को कहा जाए कि यार वो ना, क्या कहते हैं, वो गुड्स उठा के लेके आनी है, सेम बंदा है, ट्रक भी सेम है, लेके भी कराची से आनी, तो वो जो गुड्स उठा के लेके आया कराची से लाहौर, उस पर आपने उतने ही पैसे दिए जितने अभी दिए थे पहले, उसका क्या करें? तो वो कहाँ जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। हजम होगी बात? एक ही बंदा है, उसको सेम काम दिया है कि भाई तूने कराची से लाहौर ये माल लेके आया, लेकिन माल डिफरेंट है। पहले वो क्या लेके आया था? मशीन। मशीन जब लेके आया तो उसको 10,000 रुपया दिया था, कहाँ ऐड करेंगे उसको? मशीन की कॉस्ट में। लेकिन अब वो गुड्स उठा के लेके आ रहा है, दोबारा उसको पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपये ही दे रहे हैं। अब वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो जहां पे वो गुड्स गई हैं वहीं पे जाएगा। गुड्स गई हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, तो कैरेज यूनिट भी कहाँ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। याद आ रहा है कुछ कुछ वो फॉर्मेट? अब बच्चों बड़ा ट्रिकी किस्म का सवाल आ रहा है, ध्यान से। इसमें 99% चांस है कि आपसे गलती होगी। ठीक है जी, स्टेक्स बहुत हाई है, ध्यान से। ए कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 25 मिलियन हैविंग रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन
मशीन इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आफ्टर 2 साल कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इस डेप्रिसिएशन मेथड टू स्ट्रेट लाइन। रिमेनिंग लाइफ इज 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू इज 3 मिलियन, नेट बुक वैल्यू एट थर्ड ईयर इज अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, करो जी। नहीं हुआ क्या था 15.05 मिलियन, ऐसे ही। और वाकई हो गया कि एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं बस, हो गया। अच्छा जी बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लेंगे आप। 25 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करें। हाँ भाई, हो गया नहीं? और नहीं हुआ? क्या पंगा पड़ा है? मुझे बताओ, पहले साल डेप्रिसिएशन क्या निकलेगी? 3 लाख। क्या ये सबका आंसर आया? और दूसरे साल 3,04,000। तीसरे साल, अच्छा जी, पहला साल कब शुरू होगा कब खत्म होगा बच्चों? खत्म कब होगा? 30 जून। दूसरा साल कब खत्म होगा? 30 जून 2020 पे खत्म हो जाएगा दूसरा साल। इसका मतलब है 2 साल गुजरे हैं अभी सिर्फ। कितने साल गुजरे हैं? तो 2 सालों में ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। टोटल कॉस्ट उसकी कितनी थी? 13,95,000। तो उसमें से ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। क्या आंसर आया? इन दोनों को टोटल करके क्या आंसर आता है? हाँ जी, इसमें क्या मसला था जो समझ नहीं आया? कि सवाल ही समझ नहीं आया? ओ हो गया सबसे। हाँ भाई, तो इसमें मसला क्या था?
हाँ भाई उठ गया 12:30 बजे। कितने सी? वो बोलता नहीं। बोले सोया हुआ था। शाबाश। 12:30 जाके तो क्या खुली? रात को नींद कोई नहीं आई, अच्छा। हाँ। शर्म कर ले, शर्म कर ले। हैं? ये रमजान वाली प्रैक्टिस तो पहले ही शुरू कर दी फड़ के, कि सुबह रोजा रख के सो जाओ 12 बजे ही उठो। है? बाद आ जा। तू ही ना सारे दिन इमाम बनना सी, तू ही सुता रह गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27 बनेगा। अच्छा चलो, घर जाके कर लेना। अब बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएगा, रेजिडुअल वैल्यू किसको कहते हैं। अभी तक हमने रेजिडुअल वैल्यू की सिर्फ बातें की हैं, डिटेल में कंसेप्ट आई के हमने टेस्ट किया इस सवाल में। ड्यूरिंग द ईयर 2019 एन एंटिटी परचेज ए मशीन फॉर 20 मिलियन। कितने की मशीन परचेज की? 20 मिलियन की, टू बी यूज फॉर 6 ईयर्स। कब मशीन परचेज की? 2019 में। कितने साल इस्तेमाल करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन इन 2019? अब आपने जब मशीन परचेज की है उसी दिन अंदाजा लगाना है कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। समझ लगी बात? चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। ₹7 million कैन बी ऑब्टेन इन 2025 फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ए 6 year ओल्ड सिमिलर मशीन। बाजार देखा जाए तो ऑप्शन डी ठीक है। स्क्रैप वैल्यू उसी को कहेंगे ना, कि जब ये मशीन 6 साल पुरानी हो जाएगी, तो जब 6 साल पुरानी हो जाएगी तो किस साल में बैठे होंगे? 25 में बैठे होंगे। क्यों, इस वक्त कौन सा साल चल रहा है? 19। तो 6 साल बाद 25 चल रहा होगा। उस वक्त इस मशीन को क्या करेंगे? बेचेंगे। कितने पैसे मिल जाएंगे? 7 मिलियन। तो ये स्क्रैप वैल्यू होनी चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? अभी तक हमारा जो अंदाजा स्क्रैप वैल्यू के बारे में वो यही है कि यार ये मशीन जब 6 साल पुरानी हो जाएगी, 2025 में बैठे होंगे, उस वक्त मशीन जाके मार्केट में दे देंगे, तो जो पैसे मिलेंगे वो स्क्रैप वैल्यू। अभी तक का कंसेप्ट तो यही है हमारा। लेकिन उस कंसेप्ट के तहत जब आप डी ऑप्शन टिक करेंगे तो वो गलत होगी। वो क्या होगी? गलत हो। अब सी ऑप्शन देखते हैं। ₹18 million कैन बी obtained इन 2025। 6 साल गुजरने के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 18 मिलियन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। क्या कह रहा है? प्रेजेंट कंडीशन का मतलब यह है कि जिस हालत में मशीन अभी आपके पास पड़ी हुई है ना शापरों में, उसी तरह से शापर में लिपटी हुई मशीन अब 6 साल बाद जाके बेच दे, तो कितने पैसे मिलेंगे? 18 मिलियन। क्या ये लॉजिकल बनता है? नहीं, ये तो नहीं बनता। ये तो गया। ये तो पकड़ लेंगे कि यार ये वाली बात तो समझ नहीं आ रही। कभी तो मशीन ब्रांड नहीं हुई, इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो अगर इसी हालत में बेचेंगे 6 साल बाद जाके, तो फिर इस्तेमाल कब की? समझ लगी? पॉइंट बी। 15 मिलियन कैन बी करंटली obtained फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। आज अभी इसी वक्त ये मशीन बेच दे, कितने की सेल होगी? 15 मिलियन। तो क्या 15 मिलियन स्क्रैप वैल्यू? नहीं। ये ऐसे ही बच्चों, आपने मोबाइल लिया जाके, ओके, 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लिया, अभी डब्बा खोला, कलर देखा पसंद नहीं आया, डब्बा बंद करके उसको वापस करेंगे, 1 लाख मिल जाएगा? नहीं। ओके का भाईजान, वारंटी शुरू हो चुकी है, डब्बा खुल चुका है, तभी 1 लाख रुपए का सेल नहीं हो सकता। वही बात है, आपने मशीन कितने की ली है? वही मशीन आज अभी इसी वक्त दोबारा आप बेचने लगे हैं उसी बंदे को, तो क्या वो 20 मिलियन आपको वापस कर देगा? नहीं। वो अब क्या कहेगा? भाईजान 15 मिलियन ले लो। पढ़ लो, यही पॉइंट लिखा हुआ है कि वही मशीन जो आज आपने ली है, आज वही मशीन आप वापस भेज। ठीक है जी। तो कितने की सेल हो जाएगी? 20 की मशीन ली है, 15 की सेल हो रही है, तो क्या 15 है स्क्रैप वैल्यू? नहीं। पॉइंट ए।
₹4 million कैन बी करंटली ऑब्टेन्ड, आज अभी इसी वक्त obtained from disposal of a 6-year old similar machine. मतलब क्या है, आज आपके पास एक जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है 100 kV का। कितने के? 100 kV का आपके पास जनरेटर है। तो पॉइंट यह है कि आपने जनरेटर क्यों लिया, क्यों लिया जनरेटर? अगर आपकी कंपनी 100 सालों से चल रही है तो आपने 2019 में जनरेटर क्यों लिया? सोचो सोचो सोचो, सोचो क्यों लिया। वेरी गुड। हाँ, कंपनी आपकी 100 सालों से चल रही है, तो लोड शेडिंग तो पिछले सालों में भी होती थी, उस वक्त क्या करते थे? कोई ना कोई जनरेटर आपके पास पड़ा होगा ना। तो पिछले सालों में जो जनरेटर लिया होगा वो क्या हो चुका होगा, खराब, तभी आप 2019 में जाके एक और जनरेटर ले रहे हैं। पॉइंट समझ आया? अच्छा, तो वो जो पुराना जनरेटर था वो आपने लिया होगा 6 साल पहले, मतलब 2013 में, कब लिया होगा? और आपने देखा होगा कि वो 6 साल चल गया है। आपने 2019 में जो जनरेटर लिया इसके बारे में भी आपने यही गुमान किया तो वो कितने साल चल जाएगा? 6 साल चलेगा। वो पिछले एक्सपीरियंस की बेस पे ही बंदा अगला अंदाजा लगा रहा होता है ना, क्या पिछला मोबाइल मेरा 5 साल काट गया, ऐसी तैयारी 5 साल काट जाएगा। तो ऐसे ही अंदाजे लगते होते हैं। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, मगर अंदाजे ये थोड़ी है कि पहले दिन ही आपने किसी चीज के बारे में सोचा तो अंदाजा लगा लेंगे, नहीं। पास्ट हिस्ट्री आपको बताती है कि क्या होगा फ्यूचर। असम्पशन, मतलब यहां से हॉस्टल में जाने पे कितना टाइम लगेगा, पहली दफा अगर जा रहे हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप रोज जाते हैं तो फिर आपको पता होगा यार 5 मिनट लगते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको बता, इतना अंदाजा है मेरा। यहां तक की बात सुन लगी? तो बच्चों वही पॉइंट है कि 2013 में एक जनरेटर लिया होगा, आज 2019 में वो जनरेटर खराब हो गया, उसकी जगह क्या करना है, नया जनरेटर ले रहे हैं। वो भी 100 kV का था, ये भी 100 kV का था, वो भी इसी कंपनी से लिया था, ये भी इसी कंपनी से ले रहे हैं। अच्छा, आज इस कंपनी से जो नया जनरेटर ले रहे हैं वो 20 मिलियन का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है? 20 मिलियन का। और आज वही उसी तरह का जनरेटर जो 6 साल पुराना हो चुका है, उसको हम आज अभी इसी वक्त मार्केट में बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 4 मिलियन। तो ये स्क्रैप वैल्यू है नई मशीन के लिहाज से। ये 4 मिलियन माइनस करेंगे 20 में से। अब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है बच्चों के दिमाग में जो है ना, वो 90-10 की रेशियो रखता है। मतलब 90% बच्चे इसको सही समझ रहे होंगे और बहुत कम बच्चे इसको सही समझ रहे होंगे। मैंने 10% बहुत बड़ी वैल्यू दे दी इसको, 10% भी नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यही होगा कि सर ये ही मशीन जब 5 साल 6 साल पुरानी हो जाएगी तो 2025 में जाके जब बेचेंगे तो इतने की सेल होगी। ठीक है जी, वो स्क्रैप वैल्यू का अंदाजा गलत है। स्क्रैप वैल्यू बेसिकली देखो, आप सारी वैल्यू जो आप लगा रहे हो वो आज की तारीख में तय होनी है। किसमें तय होनी है? आज की तारीख। हजम शुद्ध। तो वो, ये देखो, ये आज की तारीख में 20 मिलियन आपने पे किया कि नहीं किया? ये आज आपने पे किया होगा ना, ये तय है 20 मिलियन देना है, आपने दे दिया, ओके। तो जो 6 साल बाद जाके आपको पैसे मिलने हैं वो तो फ्यूचर वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? तो प्रेजेंट वैल्यू में से फ्यूचर वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। कंपाउंडर सिंपल पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? पॉइंट समझ गया? तो जब कंपैरिजन होता है तो प्रेजेंट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू से ही कंपैरिजन होगा, प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू से कंपैरिजन है नहीं हो सकता। मतलब एक स्टेटमेंट दी एक बुजुर्ग ने और वही स्टेटमेंट दी एक 18 साल लड़के ने, तो किसकी स्टेटमेंट पे ज्यादा हम भरोसा करेंगे? 18 साल। क्या बात, बुजुर्ग की, उसकी बात में ज्यादा वजन होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आप? ठीक है, हम ये कहेंगे कि यार तुम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। तुम किसका किससे कंपैरिजन कर रहे हो? एक ऐसे बुजुर्ग का जो जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजार चुका, उसकी उम्र 60 साल है, वो 60 साल के तजर्बे के साथ बोल रहा है। ठीक है, और ये बंदा 18 साल का है और ये 18 साल में तुक्का मार रहा है, तजर्बा इसके पास कोई नहीं। तो इनका आपस में कंपैरिजन नहीं बनता।
कंपैरिजन बनेगा जब 60 साल बुजुर्ग के अगेंस्ट 60 साल बुजुर्ग ही बैठा हो। 18 साल लौंडे के सामने दोनों चवल मारे तो फिर देखो यार केरी चवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मारनी तो चवल ही है, तो जरा सोच समझ के जरा बेहतर इंप्रूव करके चवल मारो। तो पॉइंट यही है बच्चों कि जब आप ये वाली 20 मिलियन वाली वैल्यू आज की तारीख में पे कर रहे हो ना, तो इसमें से जो वैल्यू माइनस होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? आज की तारीख की होनी चाहिए। ये 7 मिलियन इसी मशीन को 6 साल बाद बेचेंगे तो मिल जाएंगे, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो फ्यूचर वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ये वाली प्रेजेंट वैल्यू कौन सी वैल्यू है? आज की तारीख में आपको 4 मिलियन मिलेगा इसी तरह की मशीन को बेचने का जो 6 साल गुजर चुके हों जिसके। कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट स्क्रैप वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो पार्ट ए ही है, ऑप्शन ए ही है, बी नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये 7 मिलियन 6 साल बाद है ना, अगर मैं 7 मिलियन को उठा के 2025 से 2019 पे लेके आऊं, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो वैल्यू बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बोलो 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 समझ। चैप्टर नंबर 5 कितना पढ़ा पहले मुझे दसो। सारा ही पढ़ देता है, लख लानत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। तो क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ करना है जो ਤੁਸੀਂ कंसेप्ट ही नहीं समझे। मुझे बताओ ये 1000 रुपया है, इसको 5 साल या 6 साल आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, लख लानत ਤੁਹਾਡੇ पे। और अगर ये 1000 रुपया 6 साल बाद पड़ा हुआ है, इसको आज जीरो पे लेके आना है, तो आंसर 1000 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। है ही नहीं पता बड़ा कितने होना तो छोटा कितने होना। हालात चेक करो इस कौम दे, तो क्यों हम पढ़ के बैठे हुए चैप्टर नंबर 5 खत्म करके बैठे हुए। थोड़ा तो क्यों का भी जनाजा निकल गया। अच्छा, हम अकाउंटिंग का समझ रहे थे। अकाउंटिंग में तो उल्टा होता है। अकाउंटिंग में एक इधर लिखा जाता है और दो उसके खब्बे पासे लिखा जाता है। पीओ में गिनती चलती है ऐसे, और अकाउंटिंग में गिनती चलती है ऐसे, है ना? तो ये लिहाजा पता होना चाहिए कि क्यों में अकाउंटिंग दर फटे मत तेरे। और समझ लगी है? तो बच्चों ये 7 मिलियन बिल्कुल ठीक वैल्यू है 5 साल बाद, लेकिन जब आप इस 7 मिलियन को 2025 से उठा के 2019 में लेके आओगे, तो वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? तो वैल्यू कम हो हुआ के 4 मिलियन ही आएगी। वैल्यू कम होके 7 मिलियन से कहाँ पे आ जाएगी? 4 मिलियन पे आ जाएगी। क्यों? चीजें वक्त गुजरने के साथ क्या होनी है? महंगी होनी। क्या होनी है? महंगी होनी। जो मोबाइल आज आपके पास है, जिसको आज आप मार्केट में जाके सेल करोगे 10,000 मिल जाए, उसी कंडीशन में उसी मोबाइल को आप शॉपर में पैक करके रख दो, 5 साल बाद जाके बेचो, वो महंगा सेल हो। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे गिर चुकी हो, चीजें महंगी हो चुकी हो। यही बात लगी। एक बंदे ने 2018 में गाड़ी ली, गाड़ी लेके रख दी, इस्तेमाल कोई नहीं की, 2025 में जाके गाड़ी बेच रहा है, तो जितने की खरीदी थी उससे महंगी सेल होगी। क्या मतलब है? फ्यूचर वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हाँ, यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी, यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों की कंडीशन सेम है। वो भी 6 ईयर ओल्ड है और ये भी 6 ईयर ओल्ड है। पॉइंट समझ आ गया? एक 6 ईयर ओल्ड मशीन आज की तारीख में जाके बेचो और 6 ईयर ओल्ड मशीन 2025 में जाके बेचो, किसके पैसे ज्यादा मिलेंगे? 25 में। क्यों? क्योंकि उस वक्त महंगाई हो चुकी होगी, आप अपनी उसी चीज की कीमत ज्यादा लगवा सकते हैं। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर हमने स्क्रैप वैल्यू कौन सी लेनी है? 2025 में जो कीमत लगेगी, या आज अभी इसी वक्त 2019 में जो कीमत लग रही है? 2019 में जो कीमत लग रही है नई मशीन की, नई मशीन की नहीं, 6 साल पुरानी मशीन। वो जो पुराना जनरेटर है, सेम कंडीशन में, मतलब सेम कंपनी से लिया था, सेम उसकी कैपेसिटी थी, सब कुछ सेम था। मसला ये है वो 6 साल पुराना हो चुका है, उसको आज जाके मार्केट में बेचो, कितने का सेल हो जाएगा? 4 मिलियन। और ये जनरेटर जो लिया है
ये 6 साल इस्तेमाल करोगे, 2025 में जाके पहुंचोगे, इसको मार्केट में जाके बेचोगे तो ये कितने का सेल होगा? 7 का। वो पुराना जनरेटर कितने का सेल हो रहा है? 7 फ्यूचर वैल्यू है, लेकिन 4 प्रेजेंट वैल्यू है। तो किसको प्रेफर करेंगे? 4 को, प्रेजेंट वैल्यू को। क्यों? क्योंकि ये जो 20 मिलियन है ये भी प्रेजेंट वैल्यू है। 20 मिलियन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू ही माइनस होती सूट करती है, फ्यूचर वैल्यू माइनस होती सूट नहीं। कंपैरिजन नहीं बन सकता। 18 साल लड़के की स्टेटमेंट का मुकाबला 18 साल लड़के की स्टेटमेंट से ही हो सकता है, 60 साल बुजुर्ग से नहीं हो सकता। नहीं समझ लगी? ठीक है जी। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये आई कैप की हिस्ट्री में। 90% बच्चे डी पर टिक करेंगे, और मुझे अभी भी यकीन है आप लोगों के ऊपर कि अगर थोड़ी मत मारी गई ना तो डी से टिक करना है। समझ लगी है? तो ये स्क्रैप वैल्यू के आपके दिमाग में जो भी इमेज था ना, उसने इस इमेज को बेड़ा गर्क कर दिया सवाल। लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन है स्क्रैप वैल्यू की, कि आज की तारीख में अगर उसको बेचते तो कितने पैसे मिलते। ठीक है? तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में आना है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी से क्या मुराद है बच्चों? इफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिमेन आइडल फॉर होल ईयर, द depreciation expense for the year will be nil. इसमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आपने सारा साल चलाया ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जीरो होगी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन जीरो होगी? सम ऑफ डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन जीरो होगी? डेप्रिसिएशन जीरो कहां पे होगी? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉइंट नंबर 30, द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू, पर्पस मकसद क्या है डेप्रिसिएशन का? क्यों करते हो भाई? क्या तकलीफ क्या है आपको? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ना करते तो क्या हो जाता? ठीक है जी। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए बच्चों। रिकॉग्नाइज दैट एसेट लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। कहता है ये बात माननी है कि भाई एक एसेट की वैल्यू ओवर टाइम क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। ये सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर लगता है, ऐसी है। बी पार्ट, राइट द एसेट डाउन टू इट्स रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो कहता है उस एसेट की वैल्यू को नीचे लेके आओ ताकि वो वैल्यू निकले जो आप रियलाइज कर सकते हो। रियलाइज करने से मुराद है इस वक्त इकट्ठी कर सकते हो उसको बेचकर। तीसरा, एलोकेट डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। एक्यूमुलेट ए फंड फॉर एसेट रिप्लेसमेंट। वो कहता है जब 5 साल बाद या 6 साल बाद एसेट पुराना हो जाएगा ना, उस वक्त आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे इकट्ठे करने के लिए कमेटी डालनी है आपने, तो डेप्रिसिएशन आपको कमेटी डालने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर डी आपको ये कह रहा है। हाँ जी, कौन सी बात सबसे ठीक लग रही है? आवाज नहीं आई। सबसे ज्यादा ठीक बात ए लग रही है, लेकिन ए सही आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है? सी है। ये है वो मसले जो पेपर में आपको फेस करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? असल में जो हमने बात शुरू की थी ना, उसमें हमने ए वाला पॉइंट डिस्कस किया था। कभी एसेट की कीमत गिर जाती है तभी तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है ना, वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है 12 महीने के हिसाब से। इसके बाद हिसाब से कि 12 महीनों में कितना खर्चा रिकॉर्ड करें। तो 12 महीनों में जो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे उसका कंसेप्ट जो है ना वो डी सी से निकला है। पहले क्या डिसाइड करते हैं? टोटल कितनी कमी आई। फिर अगला कंसेप्ट क्या डिसाइड करते हैं? उसकी लाइफ कितनी है? 5। फिर हम कहते हैं उस कमी को उस लाइफ के अंदर फिट करना। मतलब 1 लाख आपके एसेट की कॉस्ट है, 5 साल बाद कितनी आ जाएगी? तो टोटल कमी कितनी आई? 90,000। अगर उस चीज को देखोगे ना तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। उसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि भाई 5 सालों में 90,000 की कमी आनी। ये बात ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन का बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है कि 12 महीनों में कितना आंसर है। डेप्रिसिएशन के जितने भी मेथड है सबका बाय डिफॉल्ट जो आंसर आता है वो हर हफ्ते का आता है, हर 1.5 महीने का आता है।
हर दिन का आता है? नहीं, हर साल का आता है। तो यहाँ पे वो हर साल की बात कर, 5 सालों की इकट्ठी बात नहीं कर। पॉइंट समझ आ गया? तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, उसकी बुनियाद है ऑप्शन सी। क्या? कि उसमें हम कर क्या रहे हैं, जो 12 महीने में हम डेप्रिसिएशन का आंसर चार्ज कर रहे हैं ना, वो कैसे निकाल रहे हैं? वो निकाल रहे हैं एलोकेट द डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट से मुराद है 90,000, जिसको हम डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कहते हैं, ऐसी है। ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर एसेट्स यूजफुल लाइफ, इसको 5 पे डिवाइड करके 18 18 18 निकाला था। तो लगे जी, तो ज्यादा लॉजिकल ऑप्शन ए बनती है। लेकिन आई कब जो पूछ रहा है वो 12 महीने के विंडो के अंदर पूछ रहा है कि 12 महीने के विंडो के अंदर जो आंसर है वो कैसे आया। हजम शुद्ध। अब ये वही सवाल है, दोबारा रिपीट हो रहा है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ आईएएस 16। वो कहता है बताओ ऐसा कौन सा एसेट है जो आईएएस 16, मतलब ये आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है उसका बच्चों नंबर है आईएएस 16। क्या नंबर है? आईएएस 16। आई का क्या मतलब है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस 16, मतलब 16वां नंबर इसको दिया गया। कितना नंबर दिया गया? आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम पढ़ते हैं ये किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो क्या जवाब देंगे? आईएएस 16 में पढ़ते। ठीक है जी। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है आईएएस का मतलब क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपसे पूछ रहे आईएफआरएस का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वो आपसे ये पूछ रहे कि बताओ ये कौन जारी करता है, कौन जारी करता है? आईएएसबी। आईएएसबी कौन है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इस तरह की चीजें पूछता है क्या पेपर में, याद रखना। ठीक है। उन्होंने कहा तू सारी अकाउंटिंग पढ़ ली, तानू आईएएसबी का ही नहीं पता। नहीं समझ आ रही बात? तो ठीक है, तो आपसे पूछेगा पेपर में आईएएसबी क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है। अच्छा जी। विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ आईएएस 16। वो कहता है इन चार में से एक ऐसा एसेट है जो आईएएस 16 के स्कोप के अंदर नहीं आता। पहला पढ़ते हैं जी। एसेट हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या ये आता है कि नहीं आता? ये आता है। टेंजिबल एसेट, याद है पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें होता ही टेंजिबल है। सी, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्वेंट्री या गुड्स कहते हैं। ये आईएएस 16 में नहीं आता। वैसे क्यों नहीं आता है? फिर भी वजह क्या है? जरा सोचें, इसमें थोड़ा सा जोर लगाएं कि क्या वजह है कि ये आईएएस 16 में नहीं आते हैं। तो ये भी एसेट ही, मतलब एक बंदा, और थोड़ा सा सोचो, मजीद इसको बेहतर करो। देखो एक बंदा है, वो जनरेटर बनाता है। क्या बनाता है? जनरेटर बनाता है, जनरेटर बेचता है। लेकिन खुद को जनरेटर की जरूरत पड़ेगी तो किसी और का जनरेटर लेगा, अपने जनरेटर इस्तेमाल करेगा ना। तो वो जनरेटर जो इस्तेमाल कर रहा है और वो जनरेटर जो बेच रहा है सेम है। लेकिन जो इस्तेमाल कर रहा है वो नॉन करंट है। तो कैसे हम उसको करेंगे कि यार इस्तेमाल किया वो उसका नॉन करंट एसेट बन गया, तो नहीं इस्तेमाल किया उसका करंट एसेट है, वो सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों सेम है, तो डेप्रिसिएशन दोनों पे चार्ज क्यों नहीं हो रही? जो नहीं हुआ है वो हाँ जाग गया। हाँ हाँ 10। इन्वेंट्री पे लग जाएगी डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। तो ये कह रहा है हूँ आप ही नहीं पता मैं की क्या है, की फायदा है तेरा जागन का? नींद भी पूरी है, दिमाग नहीं जागया है? दिमाग कोई नहीं जागया तेरा। और शुक्र कर रमजान तेरे तो बाद ही आना है, तेरे पीछे नमाज पढ़ लेंदे।
तू तो रुकू सूरत फाते पढ़ देनी सी है की कहने कुछ नहीं पता मैं की कहने हाँ जी जो जनरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें पता है हमारे पास है, वो जो सेल करना उसका कोई हाँ ये जवाब है इसका सही प्रॉपर कि जो जनरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसको पता है 5 साल इस्तेमाल कर उसका पता है 5 साल इस्तेमाल कर लेकिन जो जनरेटर आपने रखा हुआ है बेचने के लिए उसका तो आधे घंटे का भी नहीं पता वो सर आधे घंटे बाद ही सेल होते तो जिसकी लाइफ ही आपको नहीं पता आधा घंटा है क्या पौना घंटा है उसकी 5 सालों की डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें लेकिन जिसका पता है कि ये 5 साल पड़ी रहेगी आपको तो समझ आ रही बात अब ये ना चवल मारना कि सर पता तो किसी कल का भी नहीं है अगले सांस का नहीं पता 5 साल का कैसे पता लग गया आपको अंदाजा अंदाजे की बात होती है तो उसका एस्टिमेट है कि 5 साल तो पड़ा रहेगा तो समझ लगी बात है एस्टिमेट है कि 5 साल पड़ा रहेगा लेकिन जो चीज आपने बेचने के लिए रखी हुई है उसका एस्टिमेट अच्छा हो सकता है शायद सच्ची मुझे वही 5 साल पड़ा रहे हो सकता है 5 साल तक कोई सेल ही ना हो लेकिन फिर भी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे कि वैसे 5 साल पड़ा रहे वो ज्यादा मसला है सोचा नहीं था हमने कभी समझ आ रही बात मतलब आगे एक चीज बनाई है ओके एक मकान बनाया बेचने के लिए बनाया था इन्वेंट्री आपके लिए आपने कहा यार इसका ना मैंने तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ का कि मैं बेचना है मार्केट डाउन थी पहले साल आपको बंदा ही कोई नहीं गया 3 करोड़ का सेल हुआ ही नहीं पड़ा रहा अगला साल भी आपने ये कहा चलो 3 करोड़ का नहीं तो घटो घट 2 करोड़ 80 लाख का तो मैं बेचांगा 20 लाख मैं थले आ गया इस तो मैं थले नहीं आना अगले साल मार्केट और डाउन थी 280 भी नहीं लगाया किसी ने अगला साल भी गुजरा एक मकान अपने पास पड़ा हुआ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक मकान ब्रांड न्यू बना के रखा हुआ बेचने के लिए वो सेल ही नहीं हुआ 5 साल तो अपने मकान जिसमें आप रह रहे होंगे उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी लेकिन जो मकान बेचने के लिए रखा हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि उसका पता नहीं है किस वक्त सेल हो अपने वाले का तो पता है उसमें खुद बैठे हुए तो समझ आ गई depreciation is best described as depreciation की definition a means of spreading the net cost of non-current asset over their estimated useful life ये definition है उसकी तो ऊपर फिर क्या पढ़ा था ऊपर definition ही थी ऊपर पर्पस पढ़ा ऐ ना पर्पस से तुम definition फिट की थी तो definition तुम पर्पस फिट कीता है थोड़ी मेहरबानी ध्यान रख लेना इस चीज और रख लोगे in depreciation formula as we decrease life depreciation will increase क्या ये पॉइंट समझ रहा है नीचे डिनोमिनेटर पे आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा 5 की बजाय जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा if a property plant and equipment remains idle for whole year ये वही पॉइंट है an entity acquire laptop in exchange for desktop which have carrying amount of 4.5 लाख and fair value 3 लाख at the date of exchange the list price of laptop acquired is 6 lakh then it is also required to pay cash of 2.5 लाख पौने 2 लाख पौने 3 लाख the laptop should be initially recognized है ये नहीं आप कर सकते छोड़ दो ये तो मर के दोबारा जिंदा हो जाए ना फिर भी नहीं आप कर सकते हाँ ਤੁਸੀਂ क्लास नहीं कर सकते घर जो कितों करना है हाँ नींद पूरी कर लेंगे सवाल नहीं होता थोड़े को तो है पैके सवाल करना है शाबाश है शाबाश है अच्छा which of the following is not an asset that falls under scope of IS 16 हो गया था अच्छा जी बच्चों अब ये अगला कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है द कॉस्ट ऑफ ए वेस्ट बकेट किसको कहते हैं डस्टबिन को कहते हैं खोते हो देखो जिन्होंने इस्तेमाल की थी उन्होंने पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਮਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਗਰ ਦਿਨ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ
हालात है इस कौम दे, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ ए वेस्ट बकेट हैविंग एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल इज चार्ज्ड ऑफ एज एन एक्सपेंस अपॉन परचेज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दी, चार कंसेप्ट बताए हैं, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, प्रूडेंस, मटेरियलिटी। अब ये बच्चों 3-4 कंसेप्ट हैं, अभी हमने इनमें से मेरा ख्याल एक भी नहीं पढ़ा, अभी हमने एक पढ़ लिया। प्रूडेंस, हाँ प्रूडेंस पढ़ लिया। प्रूडेंस अप्लाई होता है किस पे भला? बैड डेट्स पे। अच्छा ठीक है, मैचिंग भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। मैचिंग कंसेप्ट है कि भाई आपके इनकम में से खर्चे माइनस होने चाहिए, इनकम और खर्चे मैच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। डिटेल में दोबारा पढ़ लेंगे। बराबर मटीरियली कंसेप्ट ये है बच्चों, देखो वो कहता है वो जो डस्टबिन है ना, डस्टबिन, क्या डस्टबिन 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? क्या साल बाद खत्म हो जाएगी? क्या 5 साल बाद खत्म हो जाएगी? क्या 15 साल बाद खत्म हो जाएगी? डस्टबिन बनी है प्लास्टिक से, और प्लास्टिक की कोई लाइफ का हमें आइडिया। हाँ हमें हम ये पता कि यार सानू सारा जो गुस्सा चढ़ना जाके डस्टबिन में ठुडा मार दें, ओदी वजह से 5 साल टुट जाएगी, अदरवाइज प्लास्टिक नहीं खत्म होने वाली। पॉइंट समझ लग गया? अब कंसेप्ट ये है कि डस्टबिन फर्ज करो आइए बच्चों 500 रुपए की, कितने की आई है? 500 रुपए की। बाकी तमाम आपके पास जो एसेट्स हैं कंपनी के अंदर वो लाखों करोड़ों के, ये कितने की है? अब 500 की ये डस्टबिन है, लाइफ उसकी फर्ज करिए जी 5 साल है, तो क्या डस्टबिन को भी नॉन करंट एसेट में डाल के उसको 5 पे डिवाइड करके हर साल 100 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? वो कहते हैं ये चवल नहीं मारनी आप। क्यों? कहते आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कौन है? अपनी औकात याद रखो। आप कौन है? आप एक एंट्री पास करने का आपका जो बिल है ना 1000 रुपया बन जाएगा। एक एंट्री जो डेबिट क्रेडिट कर रहे होंगे उस पर जो आपका टाइम लगेगा उसकी वैल्यू क्या है? 1000 रुपया। और आप एंट्री में जो वैल्यू लिख रहे हैं वो कितनी है? 100 रुपये। तो कहते ये आपके स्टेटस के मुनाफी है कि छोटी छोटी वैल्यूज इधर तो टाइम वेस्ट नहीं कर, नहीं समझ लेंगे। सिंपल कैलकुलेट करो जरा। एक सी है बच्चों 10 लाख रुपए महीने का ले रहा है, कितने ले रहा है? दिन में 8 घंटे काम करता है, हफ्ते में 5 दिन काम करता है, पर घंटा उसकी कैलकुलेशन करो कितनी बनती है? दिन में कितने घंटे काम करता है? अब बोलो तो सही। 8 घंटे। हफ्ते में कितने दिन काम करता है? 5 दिन। उसके 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है आपको। उसकी 1 घंटे की क्या कॉस्ट है? 4000 रुपया? 6000? शाबाश। चेक कर लो, तुसी सैलरी लेनी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 25000। ये हालात है आपकी फिजिक्स के, दूर फिटे वो थोड़ी फिजिक्स है। वो जो सोच रहे थे ना कि हम क्यों इंजीनियर नहीं बन सके, अपनी फिजिक्स के हालात चेक करो, थोड़े को घंटे नहीं कैलकुलेट हो रहे। एक दिन में कितने घंटे काम करना है? हफ्ते में कितने दिन? तो हफ्ते में कितने घंटे बन गए? 40। महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते और 2-3 दिन होते हैं मेरा ख्याल ऊपर। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप महीने में काम करेंगे 22 से 24 दिन। 22 दिन, चलो 22 दिन लगा लो, कितने दिन लगा लो, क्योंकि महीने में एग्जैक्ट 4 हफ्ते नहीं ना होते, 1-2 दिन ऊपर ही होता है। ठीक है जी, फर्ज करें वो 2 दिन भी आप काम कर रहे हैं, तो महीने में आप 22 दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 22 दिन काम करेंगे, सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो 22 दिनों में कितने घंटे बनते हैं? 528 घंटे। 528 घंटे काम करने का आपको मिला 10 लाख रुपया। कितना मिला है? फिर बड़ा करा कोई है ना। सर ये वर्किंग आवर्स तो नहीं करेंगे?
8 घंटे वर्किंग आ रही है और सोने वाले आ रहे हैं। 528 घंटे किने कड़े ने, किस चवल ने कड़े ने, लख लाने दौरे देगा रही फिर चवलो। मैं तुम क्या भी है 8 घंटे पर डे फिर 528, मतलब वो सोने वाले घंटे की कैलकुलेशन करके बैठे हुए दर फिटे थोड़े ते सर जो वाशरूम में बैठा हो। हाँ जी 22 × 8 क्या आंसर आता है? 176 घंटे आपने काम किया। तो 10 लाख को डिवाइड करेंगे किस पे? 176 पे डिवाइड करें। 5 लाख 5 हज़ार ये हालात ने थोड़े तर वैसे थोड़ी सैलरी 10 लाख नहीं हो सकती, थोड़े घंटे नहीं सीधे हो रहे, तुसी और घटा करना है। तो मैं इंजीनियर क्यों नहीं बना, मैं इंजीनियर क्यों नहीं बना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ। हाँ जी पर घंटा कितनी कॉस्ट है? 5,000 रुपए का 1 घंटा है, समझ आ रही है? और उस 1 घंटे में आप 500 रुपए को पकड़ के डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लख लानत थोड़ी जिंदगी। और बात समझ लगी कि नहीं लगी? वो कहेगा भाईजान आपका एक एक घंटा हमें ना 5-5 हज़ार रुपए का पड़ रहा है और आप 500 रुपए की डस्टबिन को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो क्या मतलब है कि भाई आपके 1 घंटे में ही माशाल्लाह हमारी इतनी डस्टबिन आ सकती है कि आपकी सोच है, और आप इस डस्टबिन को नॉन करंट एसेट में डाल के बैलेंस शीट में लिख के उसको 5 सालों में डेप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नफना का स्वाब है तो पहला दस हजम शुद्ध। तो कहता है अगर आपने कोई डस्टबिन परचेज की है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, सीधी सीधी उसको प्रॉफिट लॉस में डाल दो, 500 पूरे का पूरा प्रॉफिट लॉस में डाल दो। हालांकि उसके लिए 5 साल है, फिर भी उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे, उसको क्या करेंगे जैसे ही परचेज की है वैसे ही प्रॉफिट लॉस। क्यों? उसको अगर आप बैलेंस शीट में रखोगे फिर डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। तो जिस दिन बाई किया उसी दिन प्रॉफिट लॉस में, चाहे उसका फायदा 5 साल भी होता है। आप नहीं समझ आ रही? इसको बच्चों कहते हैं मटीरियलिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं? मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी से क्या मुराद है कि अगर कोई चीज इमटेरियल है, अगर कोई चीज, आवाज नहीं आई, अगर कोई चीज इमटेरियल है चाहे वो 10 साल भी चलती है, चाहे वो 10 साल भी आपको फायदा देगी, उसको जैसे ही परचेज करोगे प्रॉफिट लॉस में डाल दो, बैलेंस शीट में नहीं लेके जा। क्यों? आपकी एक एक घंटे की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप उसको बड़े बड़े काम करने में लगाओ। बात समझ लगी है? कोई ऐसी कैलकुलेशन करो जिससे कंपनी को करोड़ों का फायदा हो, तुम 500 रुपये डेप्रिशिएट कर देते हो। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो कहता है कि भाईजान आपने समटाइम ये देखना होता है कि ये नहीं है कि जिसकी लाइफ 5 साल है, जिसकी लाइफ 10 साल है उसको डेप्रिशिएट करेंगे चाहे 200 रुपये की क्यों ना हो। कहते नहीं यार चवल नहीं मारनी। आपने देखना ये है कि क्या वो चीज मटेरियल है कि इमटेरियल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेपलर परचेज किया है, क्या परचेज किया है? अब स्टेपलर 6 महीने में तो नहीं ना टूटेगा, स्टेपलर कम से कम 2-3 साल तो निकाल ही जाएगा। अब स्टेपलर को पकड़ के बैलेंस शीट में डाल दिया और 3 साल में डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, क्या ये अकलमंदी है? वो कहते हैं ना यार, तो टाइम वेस्ट ना करो। स्टेपलर परचेज किया, चाहिए 4 साल फायदा दे, उसको उठा के कहाँ डाल दो? प्रॉफिट लॉस में डाल दो, एक्सपेंस। हजम शुद्ध। ये बात याद रखनी है बच्चों आप। The purpose of depreciation ये आपने पढ़ लिया जी। Which are the following should not be shown as intangible, as an intangible non-current asset? ये वैसे आपको सवाल आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इनटेंजिबल से क्या मुराद है बच्चों? मैंने पढ़ाया हुआ है, ऐसा एसेट जिसकी कोई फिजिकल स्पेस, वॉल्यूम, वेट नहीं होता। बना जा सके। तो कौन समझ लग गया? Yes, sir. तो वो कहते नहीं किसको हम शो नहीं कर सकते? नॉन परचेज्ड गुडविल। नॉन परचेज गुडविल से मुराद ये है कि वो गुडविल जो आपने खुद बनाई है, बाय नहीं की। देखो जो गुडविल आप बाय करोगे ना उसके तो पैसे दिए हैं, उसका तो पता चलेगा वो कितने की पड़ी। फॉर एग्जाम्पल
आप आज कहते हैं मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज आपने बाय कर ली 2 करोड़ रुपए की, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज आपने बाय कर ली कितने की, 2 करोड़ की। तो 2 करोड़ में से हो सकता है 1 करोड़ 50 लाख सिर्फ उस मैकडोनल्ड के एम के हैं जो आपने बाहर खंबा लगाना। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो आपने क्या परचेज कर ली, गुडविल परचेज कर ली, उसके तो आपने पैसे दिए हैं। लेकिन मैकडोनल्ड ने खुद अपना नाम बनाने पे कितना पैसा लगाया ये उसको खुद नहीं पता होगा। नहीं समझ लगी? जब आपकी कंपनी का नाम बनता है तो नाम बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ ये आपको कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि नाम एक दिन में नहीं बनता। अनटिल अनलेस सब वायरल हो जाए, वीडियो लीक हो जाए, तो नाम एक दिन में बन जाता है। लेकिन अगर ये वाला मसला ना हो, अच्छा नाम बनाना हो, तो उसको बनाने में क्या लगता है फिर? टाइम लगता है। हजम शुद्ध, तो लगी बात? अब आपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज पे परचेज की, 1.5 करोड़ रुपया दिया नाम का, सिर्फ किसका दिया? आपको तो पता है वो कितने की है, वो है परचेज गुडविल, उसको क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई? आपने परचेज की है, उसकी कॉस्ट आपको पता है 1.5 करोड़ रुपया आपने दिया। अच्छा, ये जो आपने 1.5 करोड़ रुपया दिया है, क्या इसका फायदा 6 महीने होगा, 7 महीने होगा फायदा इसका, 8 महीने होगा, कितना होगा? जब तक आप फ्रेंचाइज चला रहे हो तब तक फायदा होगा। पॉइंट समझ लग गया? तो ये तो आपने देखना है ना कि यार मैं जो फ्रेंचाइज चला रहा हूँ मैं मैक्सिमम 20 साल तक चला पाऊंगा, उसके बाद नहीं मैंने चलानी। तो फिर आप कहेंगे ये 1.5 करोड़ रुपया 20 सालों में डेप्रिशिएट कर दो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये कितने साल तक आपको फायदा देगा, तो फिर उसकी कोई लाइफ नहीं है, फिर उसको डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। हजम शुद्ध। लेकिन मैकडोनल्ड को खुद नहीं पता कि उसको ये नाम जो उसने बनाया है कितना खर्चा हुआ है। तो जिसने नाम खुद बनाया होता है उसको पता नहीं होता, जिसने बाय किया होता है उसको पता होता है, क्योंकि उसने पैसे दिए। क्या ये बात हजम हो गई बच्चों? क्या नहीं हजम हुई? बोलो तो सही। तो जो गुडविल आपने खुद बनाई है उसकी कॉस्ट आपको पता नहीं है, तो जब कॉस्ट पता नहीं है तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? जब कॉस्ट ही पता नहीं है तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? दुआएं। बैलेंस शीट में लिखने के लिए क्या चाहिए? अंग्रेजी? अंग्रेजी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कोई नंबर चाहिए, नंबर ही नहीं पता। हजम शुद्ध, ठीक है जी? तो नॉन परचेज गुडविल ऐसी गुडविल है जिसको हम चाह के भी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता कितनी है। लेकिन जिसने परचेज की है उसको पता है, वो लिख सकता है। उसने पैसे दिए हैं, उसने कैश को क्रेडिट किया है, तो डेबिट तो करेगा ना फिर। समझ आ गई बात? अच्छा जी। तो बच्चों इस तरह की चीजें समझ आ रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आईकेएफ की बुक में आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी, लेकिन पेपर में आ सकती हैं। जैसे ये सवाल है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आया हुआ है, ठीक है, लेकिन आईकेएफ की बुक में नहीं है। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जनरल कंसेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के, जिसका आईकेएफ की बुक से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन पेपर में आ सकता है। तो अपने थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करना है कि यार किताब के अंदर, मैंने किताब को 15 दफा पढ़ लिया, अब मुझे किताब के अंदर कोई चीज मिसिंग नहीं है तो लिहाजा मैं पेपर कर सकता नहीं। वो आपसे अकाउंटिंग टेस्ट कर रहा है, किताब टेस्ट नहीं कर रहा। किताब आपको गाइडलाइन के तौर पे दी गई है, एग्जामिनर किताब के अंदर नहीं है, किताब उसने आपको दी है गाइडलाइन के तौर पे कि यार ये चीजें इस तरह की हो सकती है, बाकी मेरी मर्जी में जो मर्जी पूछो। समझ लगी? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कभी आपने किताब के अंदर नहीं देखे होंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही क्लियर होंगे। समझ आएगी बात? तो डेफिनेटली आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप 100 नंबर का पेपर ही करके आए। 100 में से एक दो क्वेश्चन मतलब ऐसे भी होते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते, तो आई क्या पूछ लेता है, लेकिन उसकी बेस पे कोई बच्चा पास या फेल नहीं होता। नहीं बात समझ, उस एक क्वेश्चन की बेस पे कोई बच्चा पास या फेल नहीं होता। पास या फेल का क्राइटेरिया पहले तय हो चुका होगा। हाँ, जो बच्चा 48 नंबर पे खड़ा है उसके लिए ये सवाल जिंदगी मौत का मसला है।
क्योंकि वो ऑलरेडी 50 नंबर जाया करके बैठा हुआ है। अब ये आखिरी सवाल है, इसको ठीक करेगा तो पास हो जाएगा, गलत करेगा तो फेल हो जाएगा। तो वो ये आके रोएगा बैठ के कि सर ए तो पूरी किताब च नहीं सी है। हम ये पूछेंगे उससे कि जरे तू बाकी 50 नंबर छड़े सी, क्या वो किताब में थे? वो दस के वो गलत हुए ने। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? वो जैसे घर में मेहमान आ जाए ना, तो जो खानदानी लोग होते हैं ना, अगर एक मेहमान आए ना तो 4 रोटियां पकाते हैं। कितनी पकाते हैं? 4 रोटियां। क्यों? कह रहे 2 खा लेगा, 2 रह जाएंगी, रह जाएगी तो इज्जत रह जाएगी। वो तो छोटे बच्चे बाद च रौला पा जाते हैं, क्या बहुत ही भुखा सी, साड़ी इज्जत भी खा गया। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन खानदानी लोग क्या करते हैं, अगर घर में मेहमान आ जाए तो बंदों के हिसाब से ज्यादा ही चीजें पकाते हैं, कम कभी नहीं पकाते। ये खानदानी लोगों की निशानी है। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ना आए। बात सुन लगी? तो पॉइंट यही है, आई कैप भी कुछ सवाल ऐसे पूछता है जिसको जिसका उसको पता होता है कि किसी से भी नहीं सही होना। वो आई कैप की इज्जत का सवाल होता है। किसका सवाल होता है? उसने कुछ सवाल ऐसे रखे होते हैं कि कोई माई का लाल मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं 100 पेपर ठीक करके आऊं, मेरे 100 में से 100 आने चाहिए। कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। जो बंदा कहना मैं 100 करके आया, वो झूठ बोल रहा है। ਉਹਦਾ रोल नंबर नोट कर लो, रिजल्ट ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ठीक है जी? तो मैंने आपको बच्चे की स्टोरी सुनाई थी जिसने आई कैप को चैलेंज किया था? नहीं सर, अभी सुना। नहीं सुनाई? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे क्लास फेलो था, इकोनॉमिक्स का पेपर उसने दिया, बहुत ज्यादा पढ़ता था, सुबह दोपहर शाम पढ़ता था। हम तो नॉर्मल नॉर्मल पढ़ पुढ़ के बस कहते थे बस समझ आ गई है, ठीक है, डिमांड कंडीशन लिमिटेशन पता नहीं क्या बुलाए, 6 ने 3 4 तो याद आ ही जाएंगे, चलो इस तरह से हम तैयारी कर रहे थे। वो उसको हर एक चीज का पता। हम कहते यार एदा तो गोल्ड मेडल पक्का है। पेपर देने गए, हम भी पेपर देने गए, वो भी पेपर देने गया, हम पास हो गए, वो फेल हो गया। अब हूं असं सिर फाड़ के बैठे हैं कि यार है कैसे फेल हो गए। इसके मिड टर्म में टॉप इसने किया था, तमाम क्लास के क्विज में इसने टॉप किया था, मॉक एग्जाम में इसने टॉप किया था, कोई ऐसा पेपर नहीं है, टेस्ट नहीं है जिसमें इसने टॉप ना किया हो। ये कैसे फेल हो सकता? मगर किस्सा मुख्तलिफ उसने फेल कर दिया। अब वो अगली दफा फिर तैयारी कर रहा था। हम इकोनॉमिक्स पास करके अगले सेमेस्टर में जा चुके थे। वो आया एक दिन मेरे पास, कहना इकोनॉमिक्स की किताब पढ़। मैं ठीक है, कहना सुन मेरे को। मैं की मतलब कह रहा जितों मर्जी सुन। मैं क्या अच्छा, मैं एक सफा कढ़िया, मैं क्या डिमांड की दस लिमिटेशंस की ने। उन्हें 1 2 3 करके दसनी शुरू कर दी। मैं उस सफे वाल ध्यान करन दिया। थोड़ी देर बाद मैंने कहना भाईजान मैं अगले सफे तक पहुंच गया, तू पिछला सफा खोल के बैठा है। मतलब उसको पता था कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, इतना उसको पेज भी याद थे, पेज की लोकेशन भी याद थी। ठीक है जी, पेपर देने गया और सारा पेपर बिल्कुल ठीक किया। एंड पे लिख के आया, उसको पिछले टाइम का बड़ा गुस्सा था कि यार ए नैले दैले पास हो गए ने, ए भी पास हो गए जिन्होंने पता ही नहीं मैं केड़े पेज तो बोलन दे, मतलब मेरे बारे में कह रहा था। वो पेपर के नीचे लिख के आया हूं फेल करके वहां, और आई कैप उसको फिर फेल किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वो कहता जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाना है। मैं तो बेवकूफी कर रहे हैं, तो वो दिन पंगे ले रहे हैं, तो चुप करके जरा तेन अंदर लिख के आ। तू वो क्यों, मतलब एग्जामिनर क्यों साबित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने नहीं आता, तेनों ज्यादा आंदा? नहीं बात सुन लगी? कुछ लोगों को कीड़ा होता है ये साबित करने का कि ए जरा बंदा उत्ते डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा ना, इनू कख नहीं आता, मैनू ज्यादा। तो आई कैप ऐसे लोगों को कभी भी बड़ी सीट पे नहीं बैठने देता। समझ लगी कि नहीं लगी? वो कहता है ये बंदा अगर कल को सीए क्वालिफाई कर गया और ये किसी कंपनी में जाके सीएफओ लग गया, तो ये क्या क्या बेड़ा गर्क करेगा उस कंपनी। ये तो हर चीज अना का मसला बना लेते। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे बंदे को आई कैप कभी भी आगे नहीं जाने देता, जितना मर्जी उसके पास नॉलेज। आई कैप सिर्फ आपका नॉलेज नहीं दे,
वो ये भी देख रहा होता है यार इसको मैंने ठप्पा लगा के सीए की डिग्री देनी है, ये कल को इसने किसी कंपनी में जाके इसी बेस पे बैठना है कि मैं सीए हूं, और कंपनी में 1000 बंदा बैठा हुआ है इसके सिर पे, इसके सर पे, इसके 2 गलत फैसले होंगे कंपनी बंद हो जाएगी और उन 1000 बंदों का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो मैं ऐसा बंदा बिठाऊं जो सेंसिबल हो, चीजों को तमीज से देखता हो और फैसले करते वक्त अपनी अना को बीच में ना घुसेड़ता हो। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आई कैप ऐसे बंदों का कीड़ा मारने के लिए कुछ सवाल ऐसे डालता है जो उससे कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, ताकि अगर उसके अंदर कुछ अना वगैरह का मसला है तो वो खत्म हो जाए। और समझ आ रही बात? आपने हमेशा क्या करना है, रीजनेबल तैयारी करनी है और रीजनेबल चीजों को लेके चलना है और रीजनेबल पेपर करना है, रीजनेबल आपका रिजल्ट आ जाएगा। 100% एक्यूरेसी के चक्कर में नहीं बनता। ठीक है जी। मैं आपको अपनी गारंटी देता हूं, मैंने आज तक जितने पेपर दिए जो पास हुए या जो रह गए, कभी मेरा पेपर 100 नंबर का नहीं हो सकता। कभी मेरा एक पेपर भी ऐसा नहीं था जिसमें कोई शीट मेरी पूरी मुकम्मल हो गई। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में देखता होता था, लोग शीटें मांग रहे होते थे, एक्स्ट्रा शीट प्लीज, एक्स्ट्रा शीट प्लीज। मैं कह रहा केड़े लोग थे। फिर मैं उनके पेपर से जब उठ के चले जाते थे, उनके टेबल पे जाके रोल नंबर नोट करता था, इसका रिजल्ट मैं आप ही देखांगा। और कोई ऐसा बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा जिसने एक्स्ट्रा शीट मांगी और पेपर पास हुआ। सानू गुस्सा ही बहुत सी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ नहीं लग रही। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो फिर मैंने एक बंदे को नोटिस किया कि यार इसने पिछले पेपर में एक्स्ट्रा शीट मांगी थी। मैंने फिर इसको ना आते जाते मैं उठा, मैं पानी पीने गया, पानी पीते हुए उसकी कुर्सी के पास से गुजरा, मैंने देखा ये करदा की पे। तो पता लगा जी वो एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे लिख रहा था कि साफ सुथरा नजर आएगा और मैं गोल्ड मेडल ले लूँ। मैंने कहा पुत्र ठीक है, फिर तो एक्स्ट्रा शीटा ला, फिर जिन्हें ला सकता। समझ लगी है? आई कैप मांगता है आंसर टू द पॉइंट, ब्रीफ जितना हो सकता बस। वो कहता टू द पॉइंट गल करो। मैं तेरे को 4 चीजें पूछे, मैंने 4 चीजें जवाब दे। आप कहते 4 चीजें जवाब मेरे को कोई नहीं है, लेकिन मैं तेन पैराग्राफ लिख के देने लगा। आई कैप को पैराग्राफ नहीं चाहिए, आई कैप को पैराग्राफ नहीं चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने जब सीए का पेपर मैंने पास किया, इकोनॉमिक्स का पेपर था, इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने पहले टाइम में सीए में पास किया। फिर मैंने जब एमबीए कर रहा था साथ साथ, मैंने कहा चलो एमबीए के भी पेपर दे देता हूँ। एमबीए में जब कर रहा था तो वही इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने एमबीए में भी दिया। और एमबीए की इकोनॉमिक्स सीए की निस्बत बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो सवाल सीए में 3 या 4 नंबर का आता है ना, वो एमबीए में 20 नंबर का आता है। अच्छा मैंने कहा यार कोई मसला ही नहीं है। मैंने एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले मैंने किताब पढ़ी, मैं जाके पेपर दिया। मैंने कहा एडा आसान सवाल, मैं लिख के पेपर करके आ गया, अल्लाह खैर। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया। अब मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, मैं यार मैंने आई कैप ने पास कर दिता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने फेल करता पड़ा। मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। तो जो नले दले बच्चे मेरे दाएं बाएं थे वो सारे पास, एक था गोल्ड मेडल। तो मैं तेरा गोल्ड मेडल कितों आया, तेनों तो मैं पढ़ाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो पता ये चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर है ना, वो खुश होते हैं जब आप एक चीज को लटका लटका के 4 सफों पे लेके जाए। हमें आई कैप के एग्जाम दे की आदत पड़ गई थी क्या, भाई टू द पॉइंट 4 बातें इस सवाल के जवाब में, 4 बातें बनती, 4 लिख दो। मुझे उस 4 बातों को 40 बातों में कन्वर्ट करना नहीं आता था। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर को वही चीज चाहिए कि जितना ज्यादा लेंथी लिखोगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि आपके पास नॉलेज है, ओके। अब मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से आपको इवेल्युएट करते हैं। आई कैप टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर मांगता है आपसे, वहां पे आप टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर दोगे, पेपर पास हो जाएगा। लंबे लंबे आंसर लेके आओगे, वो पेपर पास नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर वो लंबे लंबे आंसर मांगता, 20 नंबर का सवाल है, 4 लाइनों में खत्म हो गया, कहता है कि मजाक। समझ आई कि नहीं? तो फिर मुझे जब उस एग्जामिनर की समझ आएगी यार पंजाब यूनिवर्सिटी वाले ये चीज मांगते हैं,
तो फिर उसके हिसाब से जो मैंने लंबे लंबे आंसर लिख के आए, और समटाइम तो मुझे आंसर नहीं पता होता था या मेरा आंसर खत्म हो जाता था, मैं क्वेश्चन पेपर ही छाप देता कि हम 3 सफ़े पूरे करने ने कहने करिए। ठीक है जी। तो आपके मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। आई कैप की मेंटेलिटी बहुत ब्रीफ, टू द पॉइंट, प्रिसाइज है कि यार बच्चे ने मैं गल पूछी है, उन्हें कहानी ना सुनाए, सीधी सीधी गल का जवाब। क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चे को जो मैं सीए का ठप्पा लगा के मार्केट में भेजूंगा, ये कल को इसने बोर्ड में जाके बैठना है। कहाँ जाके बैठना है? बोर्ड में। तो बोर्ड में जो डायरेक्टर बैठे होंगे ना, वो 60 साल 65 65 साल बाबे जो बुजुर्ग होंगे, वो लंबी लंबी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो ये पूछेंगे यार प्रॉफिट क्या में आया या लॉस क्या में आया, बस दस। वो शुरू कर दे जी हमारी कंपनी 100 साल पुरानी थी, तो 700 साल पहले एक बंदे को आइडिया आया, उसने आइडिया अपनी नस्ल में मुंतकिल किया, उसने करते 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 100 साल पहले हमारी कंपनी बनी, उसमें ये चीज बेच रहे हैं और ये हुआ और वो हुआ। कहते की बकवास है, तू समझदा से लॉस कहना आया। समझ आ रही बात? वो कहते यार देखो, टाइम बहुत कीमती होता है, तेरे को जो सवाल पूछेगा उसका जवाब। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल जो है ना, वो आई कैप ने डिफाइन किया कि भाई ये टू द पॉइंट बात करने के लिए बंदा बना है, इससे जो बात पूछोगे टू द पॉइंट उसका आंसर देगा। तो आई कैप उसके एग्जामिनेशन सिस्टम से उस बंदे को जब डेवलप करता है, ग्रूम करता है, वो अल्टीमेटली वो जब कल को कुर्सी पे जाके बैठता है ना, तो बहुत ही प्रिसाइज बात करता है। इंडस्ट्री में बैठे हुए जो सीए हैं, जब आप कल को उनके सेमिनार कंडक्ट होते देखेंगे, कोई डिबेट कंपटीशन में जाके उनको देखेंगे, उनको बोलता हुआ देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा वाकई ये बंदा सीए है। उसके बोलने के स्टाइल से आपको पता चल जाएगा। तो बाकी लोग जिस तरह से तकरीरों में और जुम्मे के खुतबों में लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी इतनी लंबी तकरीर नहीं कर सकता, ये उसकी पर्सनैलिटी में शामिल ही नहीं है। वो कहता है बच्चों ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, पेपर पास हो रहेगा बस। ठीक है जी। वो ये बात कर, तो इसलिए ये अभी अभी आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ें शामिल नहीं है, लेकिन आप इसकी कोशिश करेंगे, नहीं भी करेंगे तो आएगा कोशिश करवा देगा। ठीक है। जब आपका पेपर फेल होगा ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा उनकी करना है, जब वो करेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे तो पेपर फेल नहीं होगा, कोशिश नहीं करेंगे तो आई कैप कोशिश करवा लेगा आपसे। आई कैप के सर पे कोई बोझ नहीं है। समझ आ रही बात? तो बच्चों ये टू द पॉइंट आपने जवाब ढूंढना होता है, टू द पॉइंट आई कैप को जवाब पसंद है, इसलिए उसने लंबे लंबे पैराग्राफ की बजाय एमसीक्यूज में आंसर दे दिया आपको कि यार ਇਹਦਾ जवाब कटो गेड़ा बस। पीछे दास्तान जी तुझे चलानी सी और रफ पेपर तो दास्तान चला लो अपनी, मैनू आंसर दसो तक। तो वो सब्जेक्टिव पेपरों से ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट हो गया। अब ये जो कैफ में आपके फ्यूचर के पेपर है बच्चों, इसमें जो अगला आई कैप का जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होने जा रहा है, वो ये है कि वो भी वो कंप्यूटर बेस कर देगा। जो नई स्कीम आएगी वो भी क्या कर देगा? कंप्यूटर बेस कर देगा। हाँ, वो कंप्यूटर बेस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो एमसीक्यूज कर देगा, वो एमसीक्यूज नहीं करेगा, वहां पे आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी पड़ेगी। समझ लगी? तो इस चीज के लिए आपको तैयार कर रहा है। देखो पेपर पे तो आप जितनी मर्जी लंबी दास्तान लिख लो, कंप्यूटर पे लंबी लंबी दास्तानें नहीं लिखी जाती। ठीक हो गया? उसका अगला प्लान यही है। और उसके बाद फिर वो ये करेगा कि साल में, अभी तो 2 दफा पेपर होते हैं ना कैफ के, वो साल में 3 दफा पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हर 4 महीनों बाद पेपर, हर 4 महीनों बाद पेपर, हर 4 महीनों बाद पेपर। ठीक है जी। ये साल 2 साल तक ये नई स्कीम जो है ना, इसमें ये चीज़ ऐड हो जाएगी। अभी नहीं है, खैर हो जाएगी बात। तो समझ लगी है नहीं? तो ये चीज़ें आईकैब आपसे रिक्वायर करता है, और इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है कि यार उसकी मेंटेलिटी क्या है। मेंटेलिटी जिस दिन आपको एग्जामिनर की समझ आ गई, पेपर आपके पास होना शुरू हो जाए। अच्छा नहीं बच्चों, ये आपको मैं असाइनमेंट आज सेंड करता हूँ, इसके आपने सारे सवाल सॉल्व करने हैं। सुन लो, आपने प्रोविजन फॉर बैडेट्स का टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, सही है? ये अनसॉल्व मैं आपको दूंगा, टेंशन ना लो। नहीं नहीं, तो आपने पहले आंसर पता है कि तुम एफर्ट ही नहीं करना। ये बैडेट्स का टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं, इसके भी आपने सवाल सॉल्व कर लेने। ठीक है? और मतलब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो पेपर में तो नहीं आना ना, ये आप कहना चाह रही हैं? हाँ, जब ये कर लेंगे ना वो टेस्ट बड़ा आसान लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये करेंगे तो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ओके जी बच्चों, आज मैं आपको ये असाइनमेंट